सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। आज की टॉपिक का हमारा हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। सर मैंने इक्विवेलेंट लेंस लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल वो भी सही है, दोनों ही चीज़ें एक हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ये आज का टॉपिक है। और कॉम्बिनेशन जैसे कि मैं बता ही रहा था कि आपको, जैसे रेजिस्टेंस के केस में आपने स्टार्टिंग वाले टॉपिक में स्टडी किया, 2 या 3 रेजिस्टेंस को मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में। उसी तरह से यहाँ पे भी लेंस की कॉम्बिनेशन देखी जाती है, और लेंस की कॉम्बिनेशन में भी 2 या 2 से ज़्यादा लेंस को भी कंबाइन करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और इवन एक कॉनकेव 2 कॉन्वेक्स लेंस को भी कंबाइन करके देखते हैं हम लोग, 2 कॉनकेव लेंस को भी कंबाइन करके देखते हैं। और कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इस दोनों की कॉम्बिनेशन से भी कुछ अलग टाइप की कॉम्बिनेशन आती है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पर्पस हमारा ये रहता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब देखने की कोशिश करते हो तो क्या मेरा मकसद होता है, मोटो क्या होता है। तो पहला हमारा पर्पस होता है नंबर 1 में टू मैग्नीफाई एन इमेज, कि आपकी इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो जाए। तो टू मैग्नीफाई एन इमेज। और सर ये लेंसेज के जैसे हम चश्मों की लेंस की बात करें या फिर नॉर्मल चश्मे के लेंस में भी होता है, लेकिन चश्मे का लेंस तो जैसे कि आपको पता है, जो कम एज के बच्चे होते हैं उनको दूर की देखने की प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो यूज़ करते हैं लेंस, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और जो ज़्यादा एजेड पर्सन होते हैं उनको कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, कॉनकेव अलग हो गया और कॉन्वेक्स अलग हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जैसे ओल्ड एज पर्सन में एक ही लेंस में 2 तरह की कॉम्बिनेशन होती है। जैसे ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव बनाया जाता है और नीचे वाले में कॉन्वेक्स बनाया जाता है, ताकि जो ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज पर्सन दोनों तरह को देख सकते हैं। सर उसको बोलते थे कुछ, वो बाई से कुछ था। हाँ, फ्रेश बायोपिया, नहीं उसके लेंस को कुछ बोलते थे ना, बायफोकल लेंस, हाँ है ना। हाँ, वो वहाँ पे 2 तरह की लेंस का यूज जरूर करते थे हम लोग, है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा लेंस वहाँ पे होती हैं। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो मैं 2 लेंस होती है, दोनों कॉन्वेक्स होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग कुछ डिस्टेंस पे, ताकि हमें जो इमेज दिखे वो बिल्कुल थोड़ा एक तो मैग्नीफाई दिखे और क्लियर दिखे। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग इंक्रीज करते हैं उसकी शार्पनेस को, शार्पनेस ऑफ किसकी, शार्पनेस ऑफ फाइनल इमेज को। तो शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज by minimizing certain defects सर सर्टेन इफेक्ट्स जैसे defects कुछ जैसे एग्जांपल क्लियर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आप इसको क्लियर देख सकते हैं। इसको हम लोग डिफेक्ट्स के अलावे एबरेशंस भी बोल सकते हैं, ऐसा ABERRATIONS, एब्रिएशंस। क्योंकि वहाँ पे इसके थ्रू क्या होता है, आप इमेज को थोड़ा क्लियर देख पाते हो। जैसे मोबाइल के कैमरे में आजकल क्या होता है कि उसकी जूमिंग होती है ना, आप
थोड़ा जूम कर लेते हो, तो जूम करते हो तो दो लेंस की कॉम्बिनेशन होती है वहाँ पे। आजकल मोबाइल में 3 या 4 लेंस भी आते हैं। हाँ हाँ जी। तो उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो आपको थोड़ा क्लियर दिखती है और थोड़ा नज़दीक दिखती है, बड़ी दिखती है। 2 पॉइंट्स जो ऑब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज होते हैं उसको सेपरेट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि टू इरेक्ट द फाइनल इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा। आप जैसे मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली अगर कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड बनती है ना। लेकिन मोबाइल में आप जब देखते हो तो मोबाइल में वो इमेज आपको सीधी दिखती है। सर मतलब मोबाइल में कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं? हाँ, मोबाइल में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। तो इमेज फाइनल ऐसा वो कर दिया जाता है कि इमेज आपको सीधी दिखे। जब आप किसी की फ़ोटो क्लिक करते हो तो ऐसी थोड़ी कि फ़ोटो वो उल्टी आती है, सीधी आती है ना। इन्वर्टेड तो आती नहीं, इरेक्ट आती है। जी जी। तो इसलिए उस तरह से उसकी एडजस्टमेंट होती है। और फाइनल जो पॉइंट्स है कि इसका पर्पस ये होता है कि टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। अब ये चीज़ों को जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, देखो ऐसा लिख दिया। अब ये नाम तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो इस तरह से थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। अब ये मान लो थोड़ा सा आपको क्लियर दिख नहीं रहा, तो आप क्या करते हो आप ऐसे में इसकी जूमिंग करते हो। अब देखना कि भाई इसकी जूम कर रहा हूँ मैं नाम को, तो अब आप थोड़ा सा कैपेबल हो गए इसको आराम से रीड करने में। अब आपको मेरे नाम के पास जो है सारी चीज़ें जो टर्म्स हैं, आपको वो लग रहा है हाँ जी एस के बाद ए है, फिर यू है, फिर आर है, फिर ए है, फिर वी है, ये सारी चीज़ें आप देख सक रहे हो। और जब ये जूम इन नहीं था तो वैसे केस में ये थोड़ा छोटा दिख रहा था। तो मेरे कहने का मतलब आपने क्या किया, इसकी फील्ड की व्यू जो है, अब देखो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, तो फील्ड की व्यू काफ़ी छोटी हो गई, ठीक है। तो जो लास्ट ऑप्शन है इसी को दिखाता है कि टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। अभी पूरा फील्ड, अगर ये पूरा फील्ड माना जाए ये स्क्रीन को, तो इसकी व्यू जो है पहले छोटी थी और उसके बाद आपने इसकी फील्ड की व्यू को क्या किया, बड़ा कर दिया, राइट। और टोटल मैग्निफिकेशन कैसे देखते हैं वो भी समझेंगे। ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही हमारे पास। इसके अलावा मैं बात करने जा रहा हूँ आपके पास कि टोटल मैग्निफिकेशन को कैसे देखते हैं। तो नॉर्मली जैसे एक सिंगल मैग्निफिकेशन होता है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में आप लिखते हो m, है ना। अगर टोटल मैग्निफिकेशन की बात की जाए, क्योंकि पर्पस हमारा क्या है कि किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है क्लियर दिखे, बड़ी दिखे और इतनी आराम से दिखे कि उसको देखने में किसी तरह की परेशानी ना हो। सर मुझे मतलब फील्ड ऑफ व्यू का समझ नहीं आया कि जैसे अगर जितना ज़्यादा जूम होगा उतनी ज़्यादा फील्ड होगी। हाँ, उसके दो वर्ड के बीच की जो फील्ड है वो तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना। सर मगर जैसे जब हम ज़्यादा दूर होंगे तो हमें ज़्यादा दिखेगा ना आसपास का। ये देखो ना आप, ये जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कुछ, ये जो लिखा हुआ है ये फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फील्ड जो है ये और बड़ा दिखेगा। इसकी जो व्यू है, ये जो व्यू होगी, इस लेटर की जो व्यू होगी वो तो मैग्नीफाई हो जाएगी ना, एक एक लेटर ज़्यादा बड़ा दिखेगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो आपके घर में चाहे लेस का पैकेट आए या किसी चीज़ का, बुक्स भी बहुत सारी आती हैं, तो उसमें नीचे
या कोई ऐसा कुछ रैपर आता है जिसमें नीचे कुछ बहुत छोटे सा TNC लिखा रहता है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, और वो इतना छोटा होता है कि वो आप नहीं देख सकते, उसको रीड करना बड़ा नॉर्मल आई से वो रीड करना थोड़ा कैपेबल नहीं होता है। तो क्या करते हो आप, उसको जूम करके देखने की कोशिश करते हो। तो जूम करने की कोशिश करोगे तो घर में अगर मैग्नीफाइंग लेंस है तो आप जूम करके देख सकते हो बहुत इजीली। इवन बड़े लोग भी आज भी अपने पास मैग्नीफाइंग लेंस रखते हैं, अगर बुक वगैरह के छोटे लेटर को रीड करनी हो तो उसका यूज़ करते हैं। सिंगल लेंस होती है वो, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आपके घर में मैग्नीफाइंग लेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, मोबाइल से देखोगे, मोबाइल की स्क्रीन को जूम इन करोगे, जूम करोगे तो आपको सारे लेटर उसमें दिखाई देंगे। छोटी छोटे मेडिसिन की छोटी छोटी बॉटल आती है, मेडिसिन का जो आता है सैशे आता है, उसमें भी छोटे छोटे लेटर लिखा होता है, नहीं दिखता है। तो उसको आप मोबाइल से जूम करके रीड करते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब की मैन्युफैक्चरिंग है या कब की एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं उससे। तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, जूम करके देख रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, उसकी फील्ड एरिया को इंक्रीज कर रहे हो ताकि एक एक लेटर इंडिविजुअली वो आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है। तो जब लेंस की कॉम्बिनेशन की जाती है, ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल मैग्निफिकेशन, मान ले कि अगर बहुत सारे लेंस हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं। मान लो एक लेंस का मैग्निफिकेशन M1 है, दूसरे की मैग्निफिकेशन M2 है, तीसरे लेंस की मैग्निफिकेशन M3 है। इस तरह से बहुत सारे लेंस हैं। अगर N लेंस हैं तो N लेंस की मैग्निफिकेशन Mn है। जब इस सब लेंस की मैग्निफिकेशन को क्या करते हैं हम लोग, जूम करते हैं, तो नेट मैग्निफिकेशन हमें मान लो क्या मिलेगा, M। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल मैग्निफिकेशन। ये टोटल मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब आप सारे मैग्निफिकेशन को, मतलब M1 का प्रोडक्ट आप M2 से, M2 का प्रोडक्ट M3 से, M3 का प्रोडक्ट M4 से, इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो आप बोलोगे कि जैसे 4 लेंस है तो 4 लेंस का ले लो। अगर आपके पास 4 नहीं N लेंस हैं तो आप N लेंस की कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि ये N लेंस का अगर आपने कॉम्बिनेशन किया तो ये आपकी मैग्निफिकेशन Mn तक चली जाएगी। तो इस तरह से आप मैग्निफिकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। बात रही इक्विवेलेंट लेंस की, जैसे आप बोल रहे थे कि मैंने आपने टॉपिक लिखा वहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस, तो इक्विवेलेंट लेंस को कैसे देखा जाए। तो चलिए मैं इक्विवेलेंट लेंस की बात करता हूँ। वैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स में कॉनकेव मिरर के लिए, तो वहां पे होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 अपॉन H1, है ना। तो ये है इक्विवेलेंट लेंस। ये हेडिंग मैंने यहाँ पे फिर से दे दिया। इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है ये भी देखिए। एक बार वो दोनों मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता दीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने देखा था, मैं फिर से स्क्रीन पे दिखा दूं। मैं फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे, सारे टॉपिक आपने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ये देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के फॉर्म में, जब F और V के फॉर्म में ये था, और U और V के फॉर्म में ये था, और ये था जो मैं अभी बता रहा था। और इसकी डिफिनेशन ये थी कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called linear or transverse magnification, M equal to H2 by H1 equal to minus V by U। तो ये दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए? हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। मिरर के लिए है ये, लेंस के लिए नहीं है।
लेंस का जो होगा वो मैं बताऊंगा, ये अभी सिर्फ मिरर के लिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेकिन कॉम्बिनेशन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन में लेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में लेंस की बात पहले कर लेते हैं। तो उसमें फॉर्मूला आपका V/U होता है, और इक्विवेलेंट लेंस किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं पहले कि इक्विवेलेंट लेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो पहले मैं इक्विवेलेंट लेंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट लेंस ये बताना चाह रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन हो एक सिंगल लेंस जो इमेज बनाती है किसी ऑब्जेक्ट की सेम पोजीशन पे, है ना, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है एट द सेम पोजीशन as it is formed by the combination of lenses is called the equivalent lens. For example, अगर आप किसी आदमी की फ़ोटो यहाँ पे अपनी मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हो, यहाँ पे आप खड़े होगे, समझना बात को, तो आपने यहाँ पे मोबाइल ले रखा है अपने हाथ में और इसकी फ़ोटो ले रहे हो, फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो आदमी तो इसी जगह पे है और आदमी की साइज यही है, लेकिन आप अपने मोबाइल को अगर जूम करते हो तो मोबाइल जूम नहीं होता या आदमी जूम नहीं होता, मोबाइल अपनी जगह पे होता है। आदमी की इमेज जो है वो जूम हो जाती है और आदमी उसी जगह पे होता है, आदमी की जगह चेंज नहीं होती, आदमी उसी पोजीशन पे है। आप उसी पोजीशन पे अपने मोबाइल को जूम किया तो इस आदमी की फ़ोटो जो है और भी क्लियर उसी जगह पे आपको दिखाई देती है। चाहे आपके मोबाइल में 2 लेंस लगे हों, चाहे आपके मोबाइल में 4 लेंस लगे हों, जितनी अच्छी आपकी मोबाइल की क्वालिटी हो, लेकिन आदमी की पोजीशन वही है और उसी जगह पे आदमी जूम होके बहुत ही क्लियर फ़ोटो वहाँ पे आपको उस आदमी की दिख जाती है। 2 लेंस यहाँ पे मैंने ले लिए और इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस में ले लेता हूँ। ये एक मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, 2 लेंस ले लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने दिखा दी इस तरह से जो इसके बिल्कुल सेंटर से होके जा रही है। हमें निकालना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसकी पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करेंगे, बाद में तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी हैं, लेकिन अभी पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो मान लो कि रे यहाँ पे आ रही है इस तरह से, एक पॉइंट से रे आ रही है, इस तरह से रे आई जी सर। ये दोनों कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव? देख के बताओ। अच्छा हाँ, कॉन्वेक्स। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, बिल्कुल सही बात। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है और इसकी इमेज यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ पे जब रे आ रहा है तो पहला लेंस, पहले वाले लेंस की बात करेंगे। पहले वाला लेंस क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पे इस लेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, पहले वाले लेंस का अपना ये एक मिड लाइन होगा, यहाँ से रे थोड़ी सी डाइवर्ट होगी और रे किधर जा रही है, रे जब डाइवर्ट होगी तो रे हल्की सी बेंड होगी अपनी पोजीशन से। तो मैं मान लेता हूँ अभी दूसरा वाला लेंस मेरे पास नहीं है, सिर्फ एक ही लेंस है, मतलब ये लेंस मैं मान रहा हूँ लेंस L1 है और ये लेंस L2 है, ठीक है। एक लेंस L1 है और दूसरी लेंस L2 है। तो पहले वाले लेंस से जब ये जैसे ही रिफ्रैक्ट होकर दूसरी तरफ जाएगा तब क्या होगा, ये लेंस ऐसे चली जाएगी, इसकी रे जो है वो इस तरह से दूसरी तरफ चली जाएगी और जहाँ पे ये मिलेगी वो पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ होगा, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ होगा, F होगा इसका। तो मैं ये नहीं कह रहा, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल F ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ 2 पार्ट में देखोगे इसको। मैंने कहा कि पहला लेंस हमारा L1 है, दूसरा लेंस L2 है, ठीक है। मैं अभी इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। मैंने ये बोला कि 2 लेंस मैंने लिया है, लेकिन पहले वाले लेंस को लेके मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैंने एक लेंस लिया और एक लेंस लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराया। तो प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने पास करा दिया। तो अच्छे से आपको पता है कि जब एक कोई रे इससे होके आएगी तो वो रे जो है इस तरह से आ रही है, यहाँ पे आई और इंसिडेंट होने के बाद मिरर इस लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद, देखो ये लेंस पे इंसिडेंट हुई, इस लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट होके ये ऐसी चली जा रही है, ठीक।
ये रे दूसरी तरफ इस तरह से ये जा रही है, इंसिडेंट हो रही है इस तरफ से, ध्यान देना। जहाँ से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे इसकी, जहाँ से ऑब्जेक्ट की रे आ रही है वो ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे दूसरी तरफ कट रहा है वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ये लेंस L1 है, तो पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के कारण इमेज ऐसे बन गई। आई बात समझ में? जी सर, जी। उसी तरह से ऊपर ऊपर जो आप कुछ बता रहे थे कि वो इसका फोकल लेंथ, ऊपर में भी मैंने यही बताया है, यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं, यहाँ पे बोला ये ऑब्जेक्ट है, पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे इमेज बन रही है, ये पहली इमेज बन रही है इसलिए मैं इसको आई डैश मान रहा हूँ। दूसरे लेंस के बारे में अभी मैंने बात नहीं की है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब मैं दूसरे लेंस के बारे में बात करूंगा तो ये जो रे आ रही है, आप देखो ध्यान से, इस रे को अगर दूसरा लेंस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लेंस से फिर से ये रे रिफ्रैक्ट होगी, और जब दूसरे लेंस से ये रे रिफ्रैक्ट होगी तो पता है क्या होगा, तो ये रे दूसरी तरफ इस तरफ जाएगी, ऐसी होती हुई जाएगी। देखो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो ये रे हल्की सी और बेंड होगी और इस तरफ यहाँ पे कट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे ये कट होगी जहाँ इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी, ये फाइनल इमेज बनेगी आई। क्योंकि क्यों बनेगी वो भी मैं बात समझाता हूँ। क्योंकि ये जो रे आ रही है ना, ये रे इसके लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए, ये जो दूसरा वाला लेंस है इसके लिए ये रे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। हाँ जी। इसे ये नहीं पता दूसरे वाले लेंस को, बेचारे को, ये इसको कहाँ से पता रहेगा कि आपकी जो रे है वो यहाँ से आ रही है। इसने तो देखा कि रे इसको सिर्फ यहाँ से आती हुई दिख रही है ना, तो बेचारे को इसने बोला कि अच्छा ये रे यहाँ से आ रही है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। मतलब ये, अब ये वाला मतलब पोजीशन जो है आई डैश जिसको आप देख रहे हो, ये दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, आई डैश, जबकि पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है u, यहाँ से यहाँ तक का, और सब मेजरमेंट बिल्कुल मिड से लेंगे, मिड से मतलब यहाँ से, तो ये जो है ये u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और पहले वाले ऑब्जेक्ट के कारण जो रिफ्रैक्ट हुई है रे और उसकी इमेज बन रही है कहाँ पे, तो उसकी इमेज बनी है आपकी आई डैश पे, आई डैश पे इमेज बनी है, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ बी डैश। और फाइनल इमेज जहाँ बनी है, फाइनल इमेज बनी है आपकी आई पे, तो फाइनल इमेज को मैं लिखने जा रहा हूँ वी। ये फाइनल इमेज आई जहाँ पे बन रही है, ये फाइनल इमेज को आप बोलोगे वी। तो ये सारी इसकी पोजीशंस हो गई, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डिस्टेंस किसको बता रहा है, u को कौन बता रहा है, v डैश को कौन बता रहा है, और v को कौन बता रहा है। कि L1 लेंस जो है, L1 उसकी फोकल लेंथ है f1, ध्यान रखेंगे, और L2 लेंस जो है दूसरी वाली लेंस, उसकी फोकल लेंथ है आपकी f2, ठीक है। और इसका ये जो है, इसको मैं मान रहा हूँ C1, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट इस लेंस का, और इसको मैं मान रहा हूँ C2। नहीं, यहाँ पे पोल मतलब मिड पॉइंट, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे हम लोग C1 और C2 ले रहे हैं, और जो O है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। O is the point on the principal axis which treat as an object, ठीक है। यहाँ पे पोल की रिक्वायरमेंट, पोल हमेशा उस पे होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, पोल तो मिरर में होता है आपका। ये डिस्टेंस आपकी u थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस थी v डैश, जहाँ इमेज बन रही थी आपकी आई डैश पे, पहले वाले लेंस के लिए। बिल्कुल ठीक है, पहले वाले लेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
और पहले वाले लेंस के लिए मैंने ऊपर में अभी बात की कि पहले वाला लेंस जो L1 मान रहे हो आप, इसकी फोकल लेंथ है f1। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, इसके लिए फर्स्ट लेंस के लिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा अगर आप लेंस फार्मूला यूज करोगे? तो यहाँ पे लेंस फार्मूला क्या होता है तो आपको अच्छे से पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे मैं 1/v तो यहाँ पे v क्या है तो v डैश है, तो 1/v डैश लिख लो आप, माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ तो f1 है तो 1/f1 लिख लिया मैंने। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, द इमेज आई डैश, ये जो इमेज आई डैश है, एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं यहाँ पे इस चीज को नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लो आप इस बात को, तो आपको हमेशा याद रहेगा और यहाँ पे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। द इमेज आई डैश एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब जहां पे u होना चाहिए, सेकंड वाले लेंस के लिए बात हो रही है, वो आपका v डैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर द सेकंड लेंस L2 which finally forms a real image सर L1 से जो आई डैश इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल है। हाँ, forms its real image। कहाँ पे ये बना रहा है? रियल इमेज बना रहे हैं ये आई पे एट डिस्टेंस v। कितने डिस्टेंस पे? v डिस्टेंस पे। देखो वो ऊपर वाले में आपको दिख जाएगा, देखो ये v पे बना रहा है ना फाइनल इमेज, जो पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ किया है। और ये आई डैश जो है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? तो इसकी फोकल लेंथ है f2। L2 वाले की फोकल लेंथ कितनी है? वो f2 है। अच्छा, अगर तो मैं सेकंड वाले लेंस के लिए बात कर लूँ अगर मैं, तो यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंस फॉर्मूला क्या होगा सेकंड वाले के लिए? तो चूंकि उसकी फोकल लेंथ f2 है तो आप लिखोगे 1/f2। इमेज उसकी बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है v पे, तो 1/v लिखोगे। और ऑब्जेक्ट की तरह वो ट्रीट कर रहा है 1/v डैश, तो 1/v डैश देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो u जो है वो बोल रहा है u इक्वल टू v डैश। तो ऐसे केस में ये दूसरा आपका इक्वेशन रेडी हो जाता है यहाँ पे, सेकेंड लेंस L2 के लिए जिसकी फोकल लेंथ आपकी f2 है। और चूंकि यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करनी है, तो मैं ये पहले वाले और दूसरे वाले को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से आप देखो कि आपको क्या मिल रहा है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देगी कि भाई आप कर क्या रहे हो। तो सबसे पहले 1/v डैश यहाँ पे निगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो रहा है। और राइट साइड में आपका फोकल लेंथ ऐड हो रहा है 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास बच गया लेफ्ट साइड में 1/v माइनस 1/u, ये आपके पास बच गया।
तो इस दोनों का 1/v 1/f1 और 1/f2 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 1/f, है ना? तो आप इसकी जगह पे 1/f सीधा लिख दो। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इस तरह से मैंने दोनों को दिखा दिया। तो अब ये दोनों आपका मेन फॉर्मूले में आ गए और इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट। अगर मान लो यहाँ पे जैसे मैंने दो लेंस को यहाँ पे ऐड किया था, अगर मैं दो से ज़्यादा भी लेंस ले लेता, तीन लेंस ले लेता, तो वो इक्विवेलेंट लेंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और अगर n लेंस की कॉम्बिनेशन होती तो उसी तरह से वो कंटिन्यू n तक चला जाता। तो अब यहाँ पे आप इसको यहीं पे जब तक पावर की बात बोले तो पावर जो होता है ना, पावर क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले मैं फॉर n थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, उसके बारे में पहले मैं लिख देता हूँ। फॉर n थिन लेंसेज in contact, ये आपके पास आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 plus 1/f3 and so on plus dot 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 up to 1/fn। ये इक्विवेलेंट लेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा। बड़ा इजी है। अब तो फॉर्मूला जब ये है तो इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सॉल्व करने में क्वेश्चन भी आ जाए। तो पावर ऑफ लेंस कहने का मतलब सिंपल सी बात हो गई कि ये तो डिपेंड करेगा कि लाइट उसमें कितना ज़्यादा बेंड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, कितने डिग्री से लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्ज होती है कॉन्वेक्स में और डाइवर्ज होती है कॉनकेव में। तो जब भी लाइट उस पर इंसिडेंट होगी तो कितने डिग्री से कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही है, ये उसकी पावर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक बात और भी है, अगर देखो यहाँ पे जैसे बताया कि स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना, जितनी छोटी होगी फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, मोर, यहाँ पे मोर इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट, उतनी ज़्यादा इसकी एबिलिटी होगी लाइट को बेंड करने की, और उतना ही ग्रेटर होगा उसका फोकल लेंथ, पावर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। इस चीज़ को समझना होगा यहाँ पे। और ठीक उल्टा होगा इसके, अगर रेसिप्रोकल जाए तो ये दो लेंस हैं और मान लो कि ये लाइट इसमें दोनों में इंसिडेंट करा के देखा जाए कि हाँ जी कि जब आप रे इसमें इंसिडेंट कराते हो तो एक रे तो जो बिल्कुल सेंटर से जाएगी तो वो अनडिविडेड पास हो जाती है, दूसरे वाले में भी इस तरह से अनडिविडेड पास हो जाती है। लेकिन जो रे पैरेलल आ रही है, इस तरह से पैरेलल आ रही है, वो क्या होती है, वो बेंड होके एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कट होती है। तो जिस पॉइंट पे कट होती है वही इसका फोकस होता है। ठीक है। अब जैसे दूसरे वाले लेंस में आप देख रहे हो, दूसरे वाले लेंस में भी यहाँ पर रे फोकस पे ये ऐसे कट होगी, देखो ऐसी बनी, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से भी इस तरह से रे आएगी और बेंड होके कट होगी। दोनों में एक ही फर्क मुझे दिख रहा है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वाले केस में फोकल लेंथ ज़्यादा है, अगर जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी बेंडिंग जो होगी वो स्मॉल होगी, स्मॉल बेंडिंग, लाइट जो होगी वो कम बेंड होती है, तो स्मॉल बेंडिंग होगी लाइट। ठीक है। थोड़ा इसका मतलब, कहने का मतलब ये थोड़ी ज़्यादा दूर पे, लेंस से थोड़ी ज़्यादा दूर पे जाके ये बेंड होगा। और
जिसकी फोकस दूसरे वाले केस में आप देख रहे हो, जिसकी फोकस जो है, फोकल लेंथ छोटी है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी फोकल लेंथ थोड़ी छोटी रह गई तो ऐसे केस में यहाँ पे जो लाइट की लार्ज बेंडिंग पावर इसकी मानी जाएगी, है ना। इसकी बेंडिंग पावर जो लाइट की है, लार्ज बेंडिंग पावर। कहने का मतलब ये कि यहाँ से जो लाइट बेंड हो रही है ना, ये थोड़ी कम बेंड हो रही है और ये थोड़ी ज़्यादा एंगल से बेंड हो रही है, ये कहने का मतलब। तो इसको इसलिए इसकी मतलब कन्वर्जिंग इसकी ज़्यादा है, एंगल ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा है, जबकि फर्स्ट केस में एंगल ऑफ कन्वर्जन थोड़ा कम है। डेफिनेशन क्या होता है और फॉर्मूले का क्या मेन इम्पैक्ट है कि फोकस बड़ा होगा तो बेंडिंग पावर की कम होती है, छोटी होती है, और अगर फोकस छोटा हुआ तो बेंडिंग ज़्यादा होती है। अभी तक तो हमने एक तरह से इसके नेचर के बारे में जाना है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि मान लो जैसे कि आपको अच्छे से पता है यहाँ पे कि अगर रे कोई इंसिडेंट होती है, पैरेलल रे इंसिडेंट होती है लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो रे क्या होती है, वो रे दूसरी तरफ जाती है फोकस से होती हुई। तो ये फोकस से होती हुई ये रे जा रही है, तो यहाँ पे आपने लिखा कि जी ये फोकस है, बिल्कुल सही बात, ये पॉइंट है, फोकस का पॉइंट है। तो अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मान लिया जाए कि ये हाइट जहाँ पे ये आ रही है रे, ये हाइट जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे पूरी को यहाँ पे पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जा रही है वो इस तरह से लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। और मैं यहाँ पे अब ये दिखाता हूँ कि इसकी हाइट जो है वो क्या है। देखो ये जो हाइट है जहाँ से रे आई हुई है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये H है। सर मतलब वो जो आपने सी ऊपर दिखाया था वो ऑप्टिकल सेंटर है। C1 और C2 वो तो उस लेंस के लिए मैंने पर्टिकुलरली उस सेंटर का नाम दिया था, ठीक है। ये H हाइट पे रे आ रही है। अब इसकी जो फोकल लेंथ है ना, वो भी मैं बता दूं फोकल लेंथ क्या होगी। तो मैं यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ की बात कर लेता हूँ कि देखो ये F से इसकी फोकल लेंथ को दिखाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, स्मॉल f से, कैपिटल F से तो आप फोकस को दिखाते हो, तो ये स्मॉल f से इसकी फोकल लेंथ दिखा दिया आपने। मान लो कि ये एंगल यहाँ पे बना रहा है इसके साथ, जो ये रे पास हो रही है ऐसे, ये एंगल कितना बना रहा है उसको देखते हैं। तो ऐसे रे लेके चल रहा हूँ मैं। अगर लेंस नहीं होता तो रे इस तरह से आगे बढ़ जाती ना, आगे की तरफ ऐसी प्रोड्यूस होती रे, लेकिन लेंस है तो ये रे आगे प्रोड्यूस तो होगी नहीं। तो यहाँ पे ये कितनी एंगल बना रही है वो देखते हैं। वो मैंने मान लिया कि ये एंगल बना रही है यहाँ पे डेल्टा, तो ये एंगल डेल्टा बनेगा, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा आपका, डेल्टा, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अब ये डेल्टा बन गया, और आपको पता है ना अच्छे से tan डेल्टा अगर मैं निकालूं यहाँ पे इस ट्रायंगल में, तो tan डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, तो h अपॉन f, यहाँ पे मैंने लिख दिया h अपॉन f, ठीक है। और अगर h आपका 1 है ना, इफ h इक्वल टू 1, हाइट आपकी यूनिट हो, यूनिट 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर, जो भी हो, तो यूनिट ही हो, तो tan डेल्टा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, tan डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन f, ये लिखोगे आप। इसी को बोला जाएगा, क्योंकि पावर जो p होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन f, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसी को आप p इक्वल टू 1 बाय f बोलते हो। इसका मतलब है पावर ऑफ लेंस जो है, इसको आप इस तरह से रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ऐसे ही तो डिफाइन करते हो ना, कि पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका फोकल लेंथ का। और पावर की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, तो पावर की SI यूनिट आपकी होती है डायोप्टर।